सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज तहरीके इंसाफ का जो होने वाला इस्लामाबाद में एक जलसा था जिसकी बड़ी हाइप थी और कल तक इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जो ना मिलने की खबर आ रही है उसके बावजूद NOC हम नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर डटी हुई थी कि हर हाल में ये जलसा होगा। इस हवाले से हमने वज़ीर आला KP का बयान देखा, बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल भी देखा। लेकिन जनाब आज जब सब तैयार थे इस जलसे के लिए तो एक धमाकेदार खबर इस हवाले से आती है और वो ये खबर जो कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ी गिरां गुजरती है। वो ये कि ये कहा जा रहा है आज हमारे सामने आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर सुबह ही सुबह हमने देखा कि वो आते हैं मंजर आम पर और उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी बानी PTI की हिदायत पर आज का जो जलसा है चूँकि NOC नहीं मिला तो अब हम उसको मुलतवी करते हैं और 8 सितंबर को ये जलसा चला जाएगा और तरनौल के मकाम पर ही ये जलसा होगा। अब इस खबर के बाद हम देख रहे हैं एक गम और गुस्सा PTI के सपोर्टर्स में पाया जा रहा है। पहले उनकी जानिब से कहा गया कि बानी PTI से मुलाकात के बाद एक तो अलग-सुबह मुलाकात कैसे हो गई। यही सवाल बाद में बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, उनकी एक ऑडियो इस वक्त वायरल हो रही है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी इसको। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनसे पूछा जाए कि अलग-सुबह ये बानी PTI से मुलाकात करने कैसे पहुंच गए और क्या उनकी इजाज़त से कि जी आपकी रिहाई के लिए हम ये अब जिद्दोजहद करने जा रहे हैं, तो क्या ये पूछने की ज़रूरत थी। ये वाले मामलात उसके बाद बहुत सी तनकीद हम देख रहे हैं जो मौजूदा लीडरशिप पर की जा रही है जो इस वक्त बाहर मौजूद है, चूँकि पहले भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि किस पर जो है वो एतमाद किया जाए और किस पर ना एतमाद किया जाए। इन चीज़ों पर आज एक जो कहते हैं ना स्टैंप लग चुकी है। वो इसलिए लगी है कि अब कहा जा रहा है जी बानी PTI अचानक से जो जलसा मुलतवी करने की वजह क्या है और क्या ये जो शकूक व शबहात हैं मौजूदा लीडरशिप पर जो सवालात उठ पड़े हैं इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या वाकई मामलात जो हैं वो कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। ये सारे मामलात हैं। अलीमा खान साहिबा बड़ी बरहम हैं और साथ ही साथ जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब एक दफ़ा एतमाद को ठेस पहुँची है तो क्या अब 8 सितंबर को ये सवाल भी खड़ा हो गया कि 8 सितंबर को क्या अवाम अब निकलेगी या फिर वही होगा 11th आवर पे कहा जाएगा जो आज जलसा नहीं हो रहा चूँकि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। मैं आज पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। डिस्कशन का आगाज़ इस हवाले से करते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, आपने भी हमें स्पेशली वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आप तो तमाम को डिस्कशन का आगाज़ करते हैं आपसे। एहतशाम साहब सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये एक धचका भी है और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये अच्छा भी हुआ जलसा जो कैंसिल हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद में जो एक मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि जी इंतशार फैलने का खदशा था और इसका सारा जो जिम्मेदारी है वो PTI पर आ सकती थी, इल्ज़ाम लग सकता था। ये फवाद चौधरी साहब का जो कंसर्न है कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ ये जलसा नहीं होना। हमने अपने इंट्रो में आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं और मेरा ख्याल है कोई चीज़ छुपी नहीं रह गई और बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिए कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। अब जिस तरह हम PTI के रैंक्स एंड फाइल में इख्तलाफात देख रहे हैं, ग्रुपिंग देख रहे हैं, अलीमा खान का स्टेटमेंट बड़ा सख्त अपने लोगों के ऊपर बड़ी भरम है जैसे आपने भी कहा, और फिर आपने देखा इतनी भरपूर तैयारी की गई, 2 दिन से ट्विटर पर जनाब ट्रेंड चल रहे थे और हर सूरत में कहा गया था जी जो भी होगा कम वक्त में हम जलसा करेंगे, देखते हैं कोई नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप अस फ्रॉम होल्डिंग दिस जलसा। इसके बावजूद ये क्या हुआ। देखिए एक तो बात समझने वाली है आमना कि ये आज़म स्वाति साहब ये कहाँ से आउट ऑफ नो वेयर, ये वो आज़म स्वाति साहब हैं जो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं जी। मंजर आम पे आए, वो एक कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जिस तरह हम आदर पंजाब में हो गए हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो पहले अंडरग्राउंड थे क्या कोई उनकी मामला ठीक हो गए हैं, तय हो गए हैं। एक तो ये बात है। और अलीमा बाजी का जो भरम होना इस बात पे भी है कि जी वो कौन होते हैं अपने तौर पे जाके बानी PTI को मिलाएं और इस तरह से फ़ैसला किया और कहा गया कि जी इंतशार की वजह से हमने रोका है। देखिए ठीक है 8 सितंबर का जलसा होगा, उसके बाद फिर अल्लाह भला करे 27 तारीख को अगले महीने भी जलसा होगा, लेकिन हमने ये जो डैमेज डन हुआ है मेरा ख्याल बड़ा क्लॉसल है। और बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद में जिससे बात करें, इनके लोगों से बात करें, ना सिर्फ भरमी है बल्कि परेशानी है कि भाई कौन है, हु इज़ होल्डिंग द फोर्ट।
फैसले किसने करने हैं और ये क्या हुआ। अब दो चीज़ें हमने सारे मामले में समझने वाली जी। क्या ये कोई पैगाम दे के भिजवाया गया था कि जी आप पीछे हट जाएं बानी पीटीआई को, या ये कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जितनी जल्दी से फैसला किया गया कि शायद उनको भी नज़र आ रहा है कि फैज़ हमीद के मामले के बाद अब जबकि ये फैसला हो गया कि ये क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना ही होना है, जजेस भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, इसमें जनाब अल्लाह भला करे ब्यूरोक्रेसी भी लोग होंगे और अखबारात वाले भी होंगे, तो ये क्या है, क्या उसकी वजह से हुआ है। एक तरफ से यह आवाज़ आती है, कहा गया कि जी ये पैनिक में फ़ैसला किया गया कि शायद मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे, इसको रोकने से पहले ये बात की जाए। फिर दूसरी तरफ से जब हमें पता चला, चेक किया गया तो पता चला जी नथिंग डूइंग, उस फ्रंट पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है लफ्ज़ यूज़ किया गया हमने नो मर्सी, नहीं होगा जो किया गया, जिस तरह डैमेज किया गया अदारे को, जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई हैं, सवाल ही नहीं पैदा। तो दोनों साथ साथ ही उनके फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस चलेंगे। फैज़ हमीद का चलेगा सीधा मिलिट्री कोर्ट में और इनका सिविल अदालत में चलेगा और ओपन ट्रायल होगा। दूसरी बात हमने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखें एक लिहाज से हमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी पीटीआई को देना चाहिए, वो ये है कि आप देख लें 5 कनाल की वो जगह थी जहाँ पे जलसा होना था और इत्तलात ये हैं कि 1 कनाल की जगह भी भरने के लायक नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि रास्ते बंद कर दिए गए, रुकावटें खड़ी कर दी गई, टैंकर लगा दिए गए, लोग पहुँच ही नहीं पा रहे, तो जलसा कैसे होगा। तो बात मानने वाली बात है। ऊपर से 144 भी लगा दिया गया, पकड़ दड़का भी, सख्ती तो होनी थी इंतजामिया की एक तो ये भी हम कह सकते जी, हाँ वो तो होनी थी, वो कह चुके थे। जिस तरीके से एनओसी कैंसिल किया गया, वापस लिया गया और फिर मुख्तलिफ बातें की गई, जी वजूहत क्या हो सकती हैं। आज इस्लामाबाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम हेयरिंग थी कि ये वजह है, फिर और इशूज़ भी थे, उसकी वजह से किया गया। लेकिन बुनियादी तौर पे आमना जो बात हुई है ये कि ये सियासी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज शहर इक़्तिदार में पीटीआई के लोग भी ये कह रहे हैं, एक हुआ सर ज़ाहिर है इतना कोई कई हवालों से लोग वक्त निकाल कर आए और ये कोई दूसरी बार ऐसा हो चुका है कि जलसा मुलतवी हुआ है, ऐसा मनसूख हुआ। और पिछले 2.5 महीने से आमना ये हो रहा है कि कोई बड़ी रैली, कोई जलसा जुलूस करने में कामयाब नहीं हुए, भूख हड़ताल वापस सिलसिला नहीं हुआ, तो लोग सवाल कर रहे हैं। लोग कहते हैं, वर्कर कहते हैं कि जी आप रेड जोन में क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं सड़क पे आते, लोगों को लेके नहीं आते। तो मेरा ख्याल है अब सवाल उठाया जाएगा डायरेक्ट बानी पीटीआई पे भी, उन्होंने क्यों मनसूख कर दिया ये सारा कुछ। और आप देख लें कि गंडापुर कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ, मुझे तो पता चला मीडिया के जरिए। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब मेरा ख्याल है पीटीआई को, क़यादत को और लोगों को देना पड़ेगा। और ग्रुपिंग कहाँ का हो चुकी है, कहाँ का लोग कॉम्प्रोमाइज़ होकर बैठे हुए हैं, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है पार्टी के अंदर, ये सामने आनी चाहिए चीज़। शाह साहब इसमें दो चीज़ें उठती हैं। एक तो ये कि या तो क़यादत जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले भी शकूक शबहात है कि कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं, दूसरा अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो फिर फेलियर है इनका, कि जैसे इत्तेशाम साहब कह रहे हैं कि जी इतनी बड़ी जगह में शायद लोग ही उस तरह से ना आते, तो इसका मतलब है बानी पीटीआई अगर बाहर हो तो तभी ये जलसे जुलूस और इस तरह के मामला हम देख सकते हैं मैसिव लेवल पे, अदरवाइज ये कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक। शुक्रिया आमना। एक जो बड़ा अहम नुक्ता वो ये है कि हम जहाँ पे बैठे हैं उसे पीटीआई का गढ़ कहा जाता है, और मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए था यहाँ से लाखों लोग जो है वो निकल पड़ते और जा रहे होते। कल जब ऑर्डर इशू किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये जलसा नहीं हो सकता, तो हमें विजिबली यहाँ कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई और ना कोई वर्कर्स की मोबिलाइजेशन नज़र आई है, सिवाय चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के एक बयान के कि जलसा ज़रूर होगा और हम सबको अपील करते हैं कि आप आ जाएँ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी ज़ाती राय है कि एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख़्याल में, ये लोग भी नर्व टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा से अंदर जलसे के लिए किसी किस्म की बड़ी मोबिलिटी नज़र नहीं आई। ना तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, ना हज़ारा से आए, ना इवन सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से हमने नहीं देखा कोई बड़ी रैलीज निकल रही हो, लोग जा रहे हो। तो इट वाज ऑलरेडी इन द माइंड कि शायद अंदरूनी तौर पे इनको कम्युनिकेट हुआ था कि जलसा नहीं होने जा रहा। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा आप देख लें आज़म स्वाति साहब, हम कहते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकते, उनके साथ जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में उनका अब एक अलग एजेंडा है, लंबी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्यों है और वो असम्बलीज के अंदर क्यों जाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन वो मुश्किल वक्त में जिस वक्त हम देख रहे थे कि लोग पार्टीज छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त आज़म स्वाति खड़े रहे और ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि बड़ी स्टॉन्च किस्म की वो क्रिटिसिज्म करते रहे हैं मुक्तदरा पे, अदलिया पर, बाकी पार्टीज़ पर। और एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि उस तरह के मामलात नहीं रहे, मोबिलाइज भी हो रही है पार्टी, उस वक्त में आज़म स्वाति के ऊपर जो उंगलियां उठना वो आप समझते हैं दुरुस्त है? देखिए जो गवर्नमेंट की
मेरे ख्याल में वो तो इनके अपनी पार्टी का मामला है कि दुरुस्त है या गलत है। ज़ाहिर बात है, अलीमा खान साहब को पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, ना अहदेदार है, वो एक बानी पीटीआई की बहन है। उनका गुस्सा शायद हो सकता है उनको भी कम्युनिकेट ना किया गया हो। अब देखिए ये स्ट्रेटजी कौन बना रहा है, मैं और आप तो नहीं बना रहे ना, ये तो बानी पीटीआई अपने लोगों के साथ मिलकर बना रहे होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो गवर्नमेंट को कामयाबी इस तमाम सिस्टम के अंदर है, वो ये है कि उन्होंने कोशिश की है कि बानी पीटीआई के पास ना तो प्रॉपर मैसेज जा सके, ना उनसे बाहर आ सके, और ये शायद तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है, हर शख्स तहरीक इंसाफ के अंदर वो ख़ुद लीडर बनना चाहता है। आप देखिए इससे पहले मरवत साहब थे, उसके बाद गौहर साहब थे, तो उसके बाद आपके उमर अयूब साहब हैं। तो हर शख्स वो चाहता है कि वो जानशीन बनेगा कैदी 804 का। लेकिन एक बात आप ज़रूर माननी चाहिए कि ये पार्टी एक इंडिविजुअल्स के सर पे खड़ी है। अगर वो है तो ये पार्टी है, वरना अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप है जो कि कंप्रोमाइज़ करते हुए इस पार्टी के अंदर आए हैं। कोई पीपल्स पार्टी से भाग के आया है, कोई किसी और पार्टी से भाग के आया है। ये वो रिवायती सियासतदान है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को अपना एक कह सकते हैं कि इमरान खान के अम्ब्रेला के नीचे वो अपनी सियासत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये किसी की तरीके से मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि मैं आखिरी कल भी एक बात कर रहा था कि आया ये जलसा होता तो फ़ायदा क्या था और नुकसान क्या था। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट और बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ वो दोनों एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि वो हाइड एंड सीक की पॉलिसी पे चल रहे हैं, एक दूसरे के नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जलसा अगर 7 सितंबर को भी होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ये आज होता है इसका कोई फ़ायदा ना होता। मेरे ख्याल में सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए दोनों सियासी जमातें हुकूमत के अंदर और हुकूमत से बाहर वो सिर्फ अवाम की नर्व्स को टेस्ट कर रही हैं। दूसरा आखिरी जो मैं नुकता कह रहा हूँ, देखिए जब तक मामलात बानी चेयरमैन के साथ एस्टेब्लिशमेंट के सेट नहीं होते, ना ये मामला ठीक होते हैं, ना वो बाहर आएंगे, चाहे ये जितने जलसे कर लें। और जो आखिरी चीज़ है कि 9 मई के हवाले से अगर वाकई उनको चार्जशीट किया जाता तो अब तक हो चुका होता। मैं नहीं समझता कि खान साहब जैसे एसेट को कोई भी ज़ाया करना चाहता होगा, क्योंकि सियासतदान तमाम एसेट्स हैं जिनके ज़रिए आप इस मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं। तो आप अपने एसेट को, अगर आपने नवाज शरीफ साहब को ज़ाया नहीं किया, आपने जरदारी साहब को ज़ाया नहीं किया, तो आप खान साहब को भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये हमें एक बात हकीकतन मान लेनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो ये कि हमाद अजहर साहब ने भी जब इस्तीफ़ा दिया था उसमें क्लियरली ये लिखा था कि जी उनकी जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से हो नहीं पा रही, बात अंदर जो पहुंचाना चाहते हैं, जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो उस तरीके से पहुंचता नहीं है, ना ही वहाँ से बाहर आता है। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के ये बात कर चुके हैं, जी खान साहब से उस तरह से बात नहीं हो पा रही, अदरवाइज़ वो अब पार्टी का एक एक्टिव हिस्सा बन सकते थे। आज अलीमा खान साहिबा ने भी क्लियर कह दिया है कि जी इस क़यादत पर उनको शक है। तो आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन में अब एक आवाज़ आ रही है सोशल मीडिया पर, जो कारकुनान हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के पीटीआई के, वो एक आवाज़ उठ रही है कि कमान अब अलीमा खान साहिबा को संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं, सिर्फ उन्हीं पर एतमाद किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मुख्तलिफ धड़ेबंदी हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि जो 22 साल जिसका स्ट्रगल का बोला गया, उस 22 साल में नज़रियाती कारकुन जो है वो नहीं बनाए गए। इधर उधर से जब भाड़े पे लेके आएंगे लोग तो फिर वो भाड़े के टट्टू ही साबित होंगे। और दूसरी जानिब जब पैसे की रेल पेल हो और फिर ताकत का नशा हो और उस पैसे को आप हथियाना चाहते हो, अलीमा खान साहिबा का एक ग्रुप है, बुशरा साहिबा का एक ग्रुप है, गौहर साहब का एक ग्रुप है, और इसी तरीके से शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप है, और इसी तरीके से दीगर ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैदी नंबर 804 जो हैं वो कानून के इंतहाई कच्चे हैं। वो गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास वाली पॉलिसी अपनाए बैठे हैं। और उनकी वजह यह है कि वो जो है वो किसी एक फैसले पे कारबंद नहीं रहते। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का फैसला आपको लग रहा है बानी पीटीआई का फैसला है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल उनका फैसला है। जो पहले उन्होंने जलसे का कॉल किया था वो भी उनका फैसला था, और इसको मौखर करना जो है वो भी उनका फैसला है। और उसकी वजह यह, सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हुकूमत तो ये पहले दिन से चाह रही थी ना कि इस किस्म की कोई नुक्से हमने आमा की सूरत हाल ना पैदा होए, और जलसे तो जुलूस जो है हुकूमत हर सूरत चाहती है कि वो ना हो, तो फिर हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। बिल्कुल, अगर सुबह आजम सवाती साहब पहुंचे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत ने फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन क्या हुकूमत को करना नहीं चाहिए। और अगर यही पीटीआई की हुकूमत होती तो ना करती, बिल्कुल करती वो भी। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि जब अपनी ही दराड़ों में अपना पैसा खोटा
तो पराये का क्या दोष। मसला यहाँ ये है कि आप एक पॉलिसी अपना लें। अगर ये फैसला आपका था कि हम जलसा करेंगे तो फिर देन यू शुड हैव स्टिक टू योर आपका जो एक था स्टेटमेंट। फिर आप तो मशहूर हैं यू टर्न लेने के लिए। आपने कोई इतने यू टर्न लिए हैं कि 300 तक तो मैंने गिने हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में गिनना फजूल है। अब मसला यहाँ ये है कि अब ये जलसा करके पहली बात यह है कि पीटीआई के पास इस टाइम पे ग्राउंड के ऊपर वो सपोर्ट नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। इसीलिए वो कभी महमूद खान अचक रही के कंधों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कभी वो मौलाना फजल रहमान के साथ पींगे बढ़ाते हैं, कभी जो है वो जाके जमात इस्लामी के साथ जो है वो अपने तरफ राग़िब करना चाहते हैं, और इसी तरीके से दीगर जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ग्राउंड के ऊपर इसी वजह से सपोर्ट नहीं है क्योंकि लोग उनके जो मेरे ख्याल में एक ऐसे फैसले जिसके अंदर उनका टेम्परामेंट जो है वो बड़ा कमजोर नजर आता है। लगता यह है कि वो एकदम जो है पल में तोला पल में माशा वाली सूरत हाल है। इसकी बुनियाद के ऊपर लोग उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि उनके जो मौकफ था, देखें साइफर से वो तब्दील हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका को उन्होंने टारगेट किया, वो तब्दील हो गया, फिर उन्होंने जनरल बाजवा को, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि बयानिए बनाए गए और उन पे भी यूटर्न सामने आया आज की तरह। चलिए जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो मुतअद्दिद यू टर्न जो है उनकी साख को बुरी तरीके से मुतासिर कर रहे हैं और इससे कोई हासिल कुछ नहीं होगा कि आप जो है एक बगैर स्ट्रेटेजी के, जबकि खास तौर पे पीटीआई की अपनी क़यादत के अंदर दरारें मौजूद हों, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है उनको इल्म नहीं है तो बाकी को तो छोड़ ही दें। ठीक है, असद आपकी जानिब आते हैं। ये जो जिस तरह से अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जी एक यू टर्न, एक और इन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन इस यू टर्न का फ़ायदा क्या हुआ? अगर तो एनओसी तक का मामला था तो ये रात जब खबर आई कि एनओसी नहीं मिल रहा या इजाज़त नहीं मिली, कैंसिल कर दिया गया, तो उसी वक्त ये कैंसिलेशन हो सकती थी, ना कि जब 11th आवर पे आप कर रहे हैं जिस वक्त कारकुनान तैयार थे जलसा का जाने की जानिब। और एक तो ये यू टर्न से किस हद तक पीटीआई को नुकसान हुआ, दूसरा जो अगला जलसा होगा अवाम निकलेगी अब क्या? जी बहुत शुक्रिया। एक तो जी मेरे ख्याल में जो एक मुहावरा है कि दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, वो बड़ा बाकायदा तौर पे बैठता है पीटीआई पे आजकल। एनओसी का तो जी मसला ही नहीं था क्योंकि तमाम जो इनकी सीनियर लीडरशिप है उन्होंने एनओसी के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इसी दिन जलसा होगा, ऐसी की तैसी जलसा हम कर लेंगे, हमारा किसी का कोई नहीं रोक सकता। तो वो तो बड़े एडमेंट थे और ज़ाहिर उन्होंने फिर रैली किया होगा लोगों को, और लोग जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो पहुंच भी गए थे और अहम सुबह के वक्त इसको आगे कर दिया। और कहा जा रहा है कि ये बानी पीटीआई की तरफ से आगे किया गया। यकीन उन्होंने कह दिया होगा, कोई उन्होंने चीज़ें सोची समझी होंगी, इस वजह से कह दी। फवाद चौधरी साहब का बयान इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा जी अच्छा ही हुआ आज नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर और दीगर उनके इलाकों के अंदर जो एक मजहबी जमातें हैं, जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है उसकी वजह से वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन रहे पीटीआई के, ज़रा ज़्यादा समझते हैं बातों को इस तरह की, तो उन्होंने उसको ज़रा स्पिन भी अच्छा दे दिया। ये अच्छी चीज़ की उन्होंने। लेकिन द प्रॉब्लम देखिए जी पीटीआई की एट बेस लेवल वो यही है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो तैयारियाँ थी उससे लग रहा था वाज़े तौर पर कि कन्फ्रंटेशन होगी ठीक ठाक। हाँ जी, कॉन्फ्रंटेशन की तो एक एलिमेंट है। कॉन्फ्रंटेशन तो शायद उनके मतलब अल्लाह ना करे किसी भी जगह में कॉन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट से किसी की भी हो, बट अगर हो जाती तो वो तो उनके हक में बात जाती, तो आई थिंक वो एंटिसिपेट कर रहे थे। बट माय पॉइंट इज़ डिफरेंट कि पीटीआई का जो एक स्ट्रक्चर है ना, जो माजी का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर तब्दील तो हुआ है डेफिनेटली, लेकिन मेरा अपना ख्याल है उसके अंदर इतनी कोई तब्दीली आई भी नहीं। एक वन मैन शो था जो अभी वन मैन शो चल रहा है, जैसे शाही साहब ने भी फरमाया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन द ओनली चेंज इज़ कि वो जो वन मैन है वो इस वक्त आपसे एक्सेसिबल नहीं है, और उनकी एक्सेस के लिए आपको स्टेट से इजाज़त लेनी पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है। आप उसके बाद जब आप बाहर आ जाएँ, आप जो भी बयान दे दें वो शायद उन्हीं का बयान हो, शायद तमाम बयान जो अभी तक दिए हैं वो उन्हीं के हों बयान। लेकिन आप ये देख लें कि पीटीआई हमेशा से एक आपके बैक बेंचर सियासतदान जो हैं, जो कि मंजरे यहाँ पे नहीं आए थे 2018 में, बहुत सारे ऐसे लोग पीटीआई के अंदर रह के उन्होंने अपनी सियासत कायम की और दे केम आउट एज प्रॉपर पॉलिटिशियंस, जिनमें से अब ढेर सारे छोड़ बैठे हैं पीटीआई को। मेरा अपना ख्याल है कि उनकी फैमिली के भी अंदर, खान साहब के अंदर यही अप्रोच है कि अगर खान साहब या बानी पीटीआई इज़ इन जेल
तो उनके अहले खाना में से किसी को ये मेंटल उठाना चाहिए, ना कि कोई लेफ़्ट राइट बंदा हो जो कि वकील हो और जो कि कोई और हो, या एक नॉन पॉलिटिकल हो। नॉन पॉलिटिकल शायद वो भी हो, बट उनकी एक ख़ानदानी रिश्तेदारी है और हमारे मुल्क के अंदर एक मारूसी सियासत की रिवायत है। बानी पीटीआई तो इस चीज़ में बड़े यूनिक है कि वो मारूसी सियासत जो हैं वो करना भी चाहें तो शायद नहीं कर सकते। एक ये एलिमेंट भी है उसके अंदर। बाकी जो हुकूमती लेवल के ऊपर जलसा होना ना होना, उसकी सक्सेस स्टोरी, उससे फेलियर के उससे क्या नतीजे निकलने थे उससे, ये तो हमें कभी नहीं पता चलेगा। अब अगली डेट भी दी है, शायद तब भी जलसा ना हो। तो पॉइंट इस कि अब जलसों वाली कहानी जो है मेरे तो अपने ख्याल में खत्म हो जलसा चुकी है। और लोग आए ना, क्योंकि लोग भी कितना एतबार, 2 दफा तो ऐसे मामला हो गए ना। मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे तो ख्याल में, मैं तो कहता हूँ कि पीटीआई के पिछले जितने भी जलसे हुए जब वो हुकूमत में थे, वो भी मैं कहता हूँ कि जितने वो नंबर्स कहते थे उसके ऊपर, वो शायद नंबर्स जो थे वो इनएक्यूरेट थे। अच्छा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी बड़े बंदे ने आना था और बड़ा बंदा आएगा, वो ना भी आता तो उससे फर्क नहीं पड़ता। डायनामिक्स चेंज हो गए पॉलिटिक्स के। पीटीआई को अब इवॉल्व करने की जरूरत है कि वो अब मेन स्ट्रीम में आए। अब देखिए वो अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कहते हैं तो वो ऑन ग्राउंड अभी भी जलसों की सियासत करनी है। हम जलसे पे शो ऑफ पावर करेंगे। शो ऑफ पावर तो आपने एक हद तक कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है? कोई टॉप टियर लीडरशिप नहीं है। जब टॉप टियर लीडरशिप नहीं होगी तो इसी किस्म की चीजें होंगी। इस तरह के मामला तो होंगे। चलें जी, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की मईशत हुकूमती दावों और वादों के गिर्द घूमती हुई दिखा दे रही है, लेकिन इन दावों और वादों की तकमील की कोई अमली तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। IMF बेल आउट पैकेजेस की बहुत बातें हो रही हैं, इसी वजह से अवाम को टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया गया है। लेकिन अब खबर ये आई है कि IMF के 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई है, और इसकी बड़ी वजह बर वक्त एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रोल ओवर ना होने को करार दिया जा रहा है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि बेल आउट पैकेज की मंजूरी का मामला है, दूसरी जानिब एनर्जी टैरिफ, भारी शरह सूद जैसे मसाइल की वजह से मईशत को बड़ा सहारा देने वाली जो सनतों का पहिया है वो ठप हो रहा है। सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स की बात की जाए तो मुल्क की मजमूई लेबर फोर्स में से 45% अफराद वाबस्ता हैं और मजमूई पैदावार में इसका 8.5% हिस्सा रहा है। लेकिन टेक्सटाइल मिल्स को लाहक मसाइल और बंदिश के सख्त नताइज बरामद होंगे। अब ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है, हम क्या राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है, और ये जो मामलात हैं IMF से जुड़े हुए, इसमें जो एक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, ये किस हद तक हमें मुतासर कर सकती है? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगी अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आते हैं। सर, आप देख रहे हैं जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, इसमें वज़ीर ख़ज़ाना भी बता रहे हैं कि जनाब अभी जो हमारा IMF वाला है उस पर हमारी कमिटमेंट है, हम उन मामलात पर काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत पूरी तरह से अपनी एफर्ट जारी रखे हुए। लेकिन ये भी खबरें हैं कि अब ये जो बेल आउट वाली पैकेज वाला सारा हमारा मामला है वो अगले महीने तक जा रहा है, और उसमें भी इस हवाले से अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। आज से महीना पहले जो है वो तकरीबन बताया गया था, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि जी 25% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। उसके बाद कल के दिन में ये बहुत अफसोसनाक पता चला कि सितारा टेक्सटाइल जैसी बड़ी टेक्सटाइल जो कि वर्ल्ड नोन एक टेक्सटाइल है, उस दीगर 100 इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। 2 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बेरोजगार हो गए। 2 लाख का मतलब ये है कि तकरीबन उनके साथ जो है कम अज कम भी 10 लाख से 15 लाख अफराद जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी तरफ हम मईशत को बेहतर करने की बातें करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि पैदावारी सहूलत को बढ़ाए बगैर हम मईशत को कैसे बेहतर कर पाएंगे। और अगर पैदावार नहीं होगी तो जाहिर है फिर मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ना टैक्स आएगा, ना जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, और ना ही जो है मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 बुनियादी बातों पे जुड़ी होती है। सबसे पहले उसमें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि जहां अमन और सलामती होती है वहाँ जो है वो जाहिर है वो खुशहाली के लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जब तक इंसाफ ना हो, इंसाफ के तकाजे, यानी कि वो तमाम इंडस्ट्री वाले तमाम लोगों को तो हमने चोर बना के साबित कर दिया, हमने बता दिया। खुद जो है वो आज यही बात हो रही है कि FBR का इदारा जो है
वो लोगों को चोरी के ऊपर उकसा रहा है, लोगों को चोरी की तरफ माइल कर रहा है, या वो वाकई कोई मुल्क के अंदर मस्बत इकदाम करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में हमारे मौजूद पैनलिस्ट इसको बहुत अच्छा जानते हैं और हमारे नाजरीन भी इसको जानते हैं। दूसरी जानिब जो है वो बात यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो हमेशा दुनिया में रिबेट मिली है, लोगों को फ़ायदा दिया गया, उनको कुछ जो है वो उनको ल्यूक्रेटिव बातें उनको बताई जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि बजाय एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट देने के हम टैक्स लगा देते हैं। चाइना जैसे मुल्क के अंदर वीआईपी जो लाइन है उसके अंदर बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जो है वो वीआईपी लाइन से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो जाता है, ये है वो रियलिटी। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आप ये देखें तो तकरीबन 35% आज के दिन तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर मुल्कों के अंदर नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं। बैन ही जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जब उन्होंने न्यूक्लियर धमाके कर दिए और उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, तो लोग जो है वो थाईलैंड में, मलेशिया में और दीगर फार ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो है उन्होंने रजू कर दिया और वहां अपनी इंडस्ट्री को ले गए। आज भी मोरक्को के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर और खुद अमेरिका के अंदर और जो अफ्रीकन एरियाज हैं उनके अंदर पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो शरह सूद, बैंकिंग मामला, इसी तरीके से एफबीआर के मामला, ये हम क्या दे रहे हैं? और अगर हमने यही पुराने निज़ाम के साथ चलना है और हमने ये सोचना है कि आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक पैकेज, अब सबसे महंगी खित्ते के अंदर बिजली प्रोड्यूस करके आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, फिर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कसूर है, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए। यानी कि आप बांग्लादेश को देखें तो दुनिया में आपको मुख्तलिफ जो पहनावे की जो मसनूआत हैं वो आपको गारमेंट्स जो है वो मिलेंगे मेड इन बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के मां सवाए एक दो ब्रांड तौलिए बना लिए, बेडशीट बना लिए, पिलो कवर बना लिए। ये मेरे ख्याल में इससे हमें बढ़कर अब मजीद जो मंडियां हैं वो तलाश करनी है। लेकिन हमारे जो कमर्शियल अटैचीज हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं आपका वक्त दे रहा हूं लेकिन ये अहम बात है। देखिए जो हमारे कमर्शियल अटैचीज हैं जितने भी जो बैठे हुए हैं गैर मुमालिक में, आपको अल्लाह की कसम है, मैं आपको सच बताऊं कि वो जीरो हेल्पफुल हैं, जीरो, बल्कि वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। तो ये अगर मतलब हालात हैं तो फिर आप कैसे एक ब्राइट फ्यूचर का मांगे तांगे, चलो आईएमएफ ने अभी पैसे दे दिए, अगली दफा क्या करेंगे, इस बात के ऊपर इकोनॉमी नहीं चला करती। ठीक है। इख्तिसाम साहब, वज़ीर आज़म साहब आज एक तकरीब से बात करते हुए कह रहे हैं जी मैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कई हफ्ते से मुशावरत इस हवाले से चल रही है और इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है आपका 5 साला, वो बहुत जल्द इस हवाले से अनवेल करने वाले हैं, सामने रखने वाले हैं। बेसिकली सारी सूरत हाल को देखते हुए जहाँ पर हम आईएमएफ के पैकेज के हवाले से भी अनसर्टनिटी है, ये आपको लगता है कि कुछ हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इन मामलात पे? वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं, जो तसल्ली दे रहे हैं। देखिए हम ना ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए, सिनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कर दिया गया है। और ये इस तरह के स्टेटमेंट वज़ीर आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर और बड़े बड़े लीडर हमेशा देते हैं, फ़लाँ काम हो जाएगा, होम ग्रोन हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है उसको हम जारी कर देंगे। कभी सुनने में बहुत कम आता है कि फ़लाँ काम हो गया, कोई आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ये नहीं होता। देखिए नारों की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो बताएगी ये बात आमना के इकोनॉमिक फ्रंट पे सूरत हाल बहुत ख़राब है। अभी आपने जिक्र किया है, ये देखें ये $7 बिलियन का पैकेज ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो सीधा कह रहे हैं कि जी $12 बिलियन रोल ओवर पहले करवाएं आप चाइना से, यूएई से, उसके बाद सऊदी अरब से और कतर से। सिर्फ $1 बिलियन का रोल ओवर यूएई ने किया है, $11 बिलियन रहते हैं। तो ये एक बड़ी शर्त है, इसी वजह से अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि सितंबर में हो जाएगा। देखिए हम ना दूसरी तरफ सूरत हाल जो बहुत परेशान कुन है कि बजट पेश हो गया, जो पैसे आपके बनने थे आपने सूबों को दिए, डेवलपमेंट के लिए दिए। अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि 8,500 अरब रुपया हुकूमत लेने का फैसला किया, मजीद 8.5 ट्रिलियन रुपया कर्जा लेना है। और ये कहा जा रहा है कि ये 92% लोकल बैंक से, लोकल ज़राए से लेंगे और 8% बाहर से लिया जाएगा। अब मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में जब ये हुकूमत ब्रोक कर गई है, ये इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है, उसको हम देखते हैं कि दूर दूर तक कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रोज़ाना कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बाय द वे जो अब्दुल्ला बात कर रहे थे सितारा इंडस्ट्री की, आमना ये 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आई वॉज शॉक, आप भी सब लोग शॉक थे कि ये बंद क्यों होगी। ये वन ऑफ द फ्यू टॉप टेक्सटाइल मिल में थी।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी डिनाइल आ गया भरपूर तौर पे उनके जो मालिकान की तरफ से कि जी ये खबर गलत चली गई और ये बिल्कुल कतई तौर पे हम इसको बंद नहीं कर रहे, ये ऑपरेशन चलें, अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, ये आ गई। लेकिन खबर बहरहाल ये सही कह रहे हैं, आई थी, सबके लिए परेशान कुल थी। अब सवाल अगला है कि जी वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए वे फॉरवर्ड तो एक ही है कि आप कोई पॉलिसी बनाएं, उसको चलाने की कोशिश करें और बजाय जितनी एनर्जी पॉलिटिकल मामलात में की जा रही है ज़ाया, वो बैठ के की जाए। और ये रोज़ कहते थे कि जी हम जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग लिया करेंगे 15 दिन के बाद और इकोनॉमिक इशू डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखिए अब जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और ये जिस तरीके से लोग अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, अगले दिन आपने हेडलाइन देखी थी एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार की, 7-8 हमारे बिजनेसमैन वो दुबई जाके बैठ गए, हम अपना पैसा वहाँ लेके जा रहे हैं। देखिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको रोकने के लिए आना एक ही तरीका है कि इंडस्ट्री का पहिया तब चलेगा कि आप ये जो यूटिलिटीज़ बिल हैं, ये बिजली पानी गैस, इसको कम्पिटिटिव बनाएं। वर्ल्ड बैंक कहता है आप अनकम्पिटिटिव हो गए हैं एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाने के वाले से। आप मुझे बताएं कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। सारी दुनिया में देखें पूरी रात दिन जो है ना वो बिजली और गैस दी जाती है और कम पैसों पे दी जाती है। हमारे यहाँ टैरिफ के मसले बेताश हैं, फिर FPR बीच में आता है, वो अपने खांचे लगा रहा होता है। फिर आप देखते हैं हुकूमतों में आप लोग बैठे हुए सियासतदान जो अपनी मिलें चला रहे हैं वो अपने फ़ायदे हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस में जिनका पूछने वाला नहीं वो तकलीफ में है। तो मेरा ख्याल है इस पर वाक़तन नज़रसानी की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं बैठ के बड़े फैसले किए जाए कि इंडस्ट्री को, अपनी लोकल इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करना है, उसको देख के बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा। जी ठीक है असद, एक जानिब वज़ीर आज़म की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर, IT जिसका आप आजकल मामला भी देख रहे हो इस हवाले से, जो इंटरनेट की सूरत हाल है या जो फ्रीलांसर्स हैं जिस तरह से वो शिकायत करते रहे हैं, फिर अनटैप्ड सेक्टर्स को हमने फ़रोग देना है। आने वाले दिन वो कह रहे हैं जी बड़े अच्छे दिन होंगे इन मामलात में। इतने ये सारी सिचुएशन में, इस डिप्रेसिंग माहौल में जहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जी IMF जो हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद जो दिखाई देती है कि जी कुछ आपकी जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी मामलात, वहाँ पर भी हमें अनसर्टेनिटी, वहाँ से अलग ड्रावा है। कैसे मामलात बेहतर होंगे? फिर बातों की हद तक तो नहीं, काम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, बातों की हद तक तो नहीं होंगे। बयानात जो हैं वो तो चलें आते हैं चले जाते हैं, न्यूज़ साइकिल में एंटर करते हैं, थोड़े से चंद घंटों बाद, ज़्यादा एक दिन बाद निकल जाते हैं। असल में इस सारे मसले का हल तो मैं बड़ी दफ़ा शो पे कह चुका हूँ, एक लफ्ज़ है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी का। यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी आपको किसी फ्रैगमेंट में नहीं नज़र आती, वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, वो एनर्जी हो, वो किसी भी चीज़, मतलब इतनी छोटी सी जैसे सोलर इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर हमने शो पे बड़ी बात की है, अब उस पर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी मतलब इतनी वो वाइड हो चुकी है वो गुफ्तगू कि अब आज से 1-2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी कि जी वो ट्रांसफार्मर्स के ऊपर एक 30% का था जी कि उतनी आप सोलर लगा सकते हैं। वो उन्होंने कल परसों कहा कि आप जितना मर्जी सोलर लगाने लगाएं, यानी कि पहले इतना हम डर रहे थे सोलर से कि सोलर हो रहा है, अब उन्होंने तकरीबन वो खोल दिया। और वैस लगारी साहब का बयान भी मौजूद है पार्लियामेंट में, जी हम किसी को नहीं छेड़े, नेट मीटरिंग वैसे ही सब लगाएं, जिसका दिल करता है वो लगाए। नंबर 1 यहाँ पे मसला एनर्जी, जैसे मैं कहता हूँ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। उसमें IMF पे आ जाएँ तो जाहिर है ये जब रोल ओवर जो कराना चाह रहे थे वो, और देखें हमें जब आदत पड़ जाए ना जी कि रोल ओवर तो हो ही जाना है, ये तो मतलब मेरे ख्याल में ड्राइंग रूमों में भी एक तकिया कलाम बन चुका था कि जी वो लोन जब मांगेंगे तो रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली पार्टी कभी ना कभी तो ख़त्म होनी है। तो जो आपके दीगर मुल्क जैसे शाम साहब बता रहे थे उन्होंने नहीं किया रोल ओवर इस दफ़ा, और 11 बिलियन रहता है, तो ज़ाहिर IMF ने ऊपर उसके ऊपर स्टांस लेना है। फिर आपकी जो पॉलिटिकल किस्म की मनूवरिंग है जी कि बिजली के बिल तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, IPP के कैपेसिटी चार्ज तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको 40 से 50 बिलियन का ना एक रिलीफ पैकेज बड़ा अच्छा सा बना के दे रहे हैं, तो उसको आप 2 महीने एंजॉय करें। तो ज़ाहिर IMF ने इसके ऊपर भी कुछ कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात आपने अपने सवाल में पूछी कि जो IT सेक्टर है, देखिए जी ये फायरवॉल वाला सारा जो मसला है ना, आई एम श्योर इस शो के ऊपर माजी में बड़ी डिस्कशन हुई है, लेकिन आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ और ये बड़ी मैं क्रेडिबल सोर्स से बता रहा हूँ कि ये फायरवॉल वाली चीज़ जो है ये हो ही नहीं सकती। ये इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इस चीज़ को करें, क्योंकि जिनसे हमने टेक्नोलॉजी ली है उनका एक स्ट्रक्चर और उनकी जो एक इंटरनेट एक्टिविटी और सब कुछ है वो हमसे बिल्कुल बरक्स है, नंबर 1। नंबर 2 PTM का भी सवाल स्टेटमेंट है ना कि सबमरीन केबल के मामला
उसमें जी खराबी। वो तो बेचारी जी हमारी सबमरीन केबल के ऊपर पता नहीं कौन सी वो एक अंडर वाटर वो मछली है जो हर जगह जाके लग जाती है और पीटीए को पता चल जाता है, मुझे नहीं पता, बट वो हर वक्त होता है। मतलब एक कॉप आउट है ना जी, कि अब हमें कुछ नहीं समझ आ रही तो कहते हैं जी कि सबमरीन केबल खराब है, किसने जाके तैर के देखना खराब है नहीं। IT मिनिस्ट्री का एक और बयान है, PTA का एक और बयान है, कन्फ्लिक्टिंग किस्म की चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। अच्छा फिर हमें मुझे याद है अच्छी तरह जब केयर टेकर में अंदर उमर सैफ साहब जो थे, आई थिंक IT मिनिस्टर थे केयर टेकर के, उन्होंने कहा था कि जी 25 बिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट होगी, इसको 100 बिलियन पे लेके जाना। 100 बिलियन पे कैसे लेके जा रहे हैं आप? मतलब ये अगेन पॉलिसी क्या है उसकी? मैं तो पहली दफ़ा जी मैं बड़ी देर से कवर कर रहा हूँ, तमाम मसलों को बड़ी देर से देख रहा हूँ, हालांकि मुझे इतनी देर नहीं हुई, मेरे स्टीम पैनलिस्ट बहुत देर से देख लें, लेकिन मैं पहली दफ़ा दावे से कह सकता हूँ कि मुझे किसी सेक्टर के अंदर अब पॉलिसी नहीं पता कि आगे जी हमने 5 ईयर प्लान किया, 10 ईयर प्लान किया, 20 ईयर प्लान किया। ये स्टॉप गैप किस्म की सिचुएशन में हम फंस गए हैं, जिसके अंदर जी इसको ये जो एक मतलब एक बोट है उसके अंदर पानी आ ही जा रहा है, ये होल प्लग कर दो, अब ये वाला कर दो, वो वाला कर दो। तो फिर IMF ने भी चीज़ें देखनी है और उनकी नज़र जो है बड़ी कड़ी है कि वो कह रहे हैं कि 7 बिलियन डॉलर की बात है, आप गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और वो नहीं हो पा रहा हमसे। शाह साहब, जो कुछ हमने देखा है कि PDM की दौरे हुकूमत में हुआ और अभी तक ये मामला चल रहे हैं, जिस पे बहुत मायूसी भी पाई जा रही है इकोनॉमी पे लेकर, ख़ास तौर पे मामलात पे, तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो 5 साल वज़ीर-ए-आज़म बात करें, आपको लगता है कि इनके पास कोई ऐसा प्लान है जो स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है, जिसको वो कह रहे हैं जी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं सामने? मैं आमरा, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। आप ये बताएं कि आप UAE को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप रोल ओवर कर दें? उन्होंने तो कर दिया, आप चाइना को कैसे करेंगे? आप सऊदी अरब को कैसे करेंगे? आप बाकी दूसरे ऐसे ममालिक जिनसे आप रोल ओवर की बात करें, ये 12 बिलियन डॉलर का, आप हैरान होंगे कि वो कहते हैं जनाब आपके तमाम असासे तो हमारे पास UAE में है, किसी के चाइना में है, किसी के साउथ अफ्रीका में है, किसी के मलेशिया में है। ये तो आपके जो इस वक्त रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट, तो यही लोग कैसे कन्विंस कर सकते हैं उन ममालिक को कि आप हमारी मदद को आएँ, जब ये तमाम लोग वहाँ की नेशनलिटी होल्डर्स हैं, कोई अकामा होल्डर्स हैं, कोई वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो आप मांगने कैसे जाएंगे और आप रोएंगे कैसे? मैं तो ये नहीं समझ सका। दूसरा, अब्दुल्ला साहब ने एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा की जिस पे हम कोई बात नहीं करते। अरबों रुपए हमारे लगते हैं इन तमाम जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, अताशे हैं, जो हमारे वहाँ पे एक पूरा निज़ाम है आपका बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, जहाँ से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और कारोबार की बात करते हैं। इनसे कभी पूछा गया है कि इन्होंने क्या रोल अदा किया है कोई अपना इमेज जो है वो बनाने के अंदर? दूसरा, पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें, आपके कम से कम मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के बाद 3 से 3.5 हज़ार ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, PCS ऑफिसर हैं, CPS ऑफिसर हैं, PMS ऑफिसर्स हैं कि जो इस वक्त ड्यूल नेशनल्स है, कोई कैनेडियन नेशनल है, कोई जो है आपका अमेरिका का शहरी है, कोई बरतानिया का है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं और नेशनलिटी उनकी वहाँ की है। तो ये लोग पाकिस्तान की भलाई के लिए क्या सोचे होंगे? और दूसरा जो अहम नुक्ता निज़ामी साहब ने उठाया वो यही है कि आपने प्लानिंग क्या की है, कौन सा प्लान है? आप कहते हैं हमारे पास मिनरल प्लान है। आप हैरान होंगे कि मिनरल प्लान, वाटर प्लान, हाइडर पावर प्लान, ये सच्ची बात मैं बताऊं कि सिक्योरिटी के इदारे किसी वक्त जो है हमें बताते रहे 3-4 महीने पहले कि ये हमारा 7 साल का प्लान है। बदकिस्मती ये है कि बार बार बड़े खुश हो रहे हैं। कारखानों की बंदिश तो अपनी जगह पे, आपके पास जो यहाँ पे ख़जाने पड़े हुए हैं, आप उनकी यूटिलाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? आप SIFC का रोना जो है वो एक ड्रामा क्रिएट हुआ है कि SIFC बड़े तीर मारेगी। आपके मिनरल रिजर्व और रिसोर्सेज यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि कोड़ियों के दाम पे आप लोगों को देंगे। क्या आप अमेरिका या दूसरे ममालिक या इनकी तमाम अच्छी चीज़ों को तो हम स्टडी करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम ये कारखाने उन इलाकों में लगाएं जहाँ ये मिनरल्स पैदा होते हैं, वहाँ पे रोज़गार जनरेट करें, वो जगह डेवलप होंगी जी। आपके पास अगर तांबा कॉपर किसी जगह पे निकलता है, गैस कहीं पे निकलती है, तो आप उसके लिए पाइपलाइनें बिछा के उसको सक्कर और पंजाब लेके जाते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपकी इल प्लानिंग हर सेक्टर की, आप इसको सियासतदान की भी कहें, आप इसको प्लानर्स की भी कहें, आप इसको अपने इदारों की भी कहें कि आज हम इस डिज़ास्टर के अंदर हैं और कोई हमारा इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं। हम जो है जुगाड़ों पे काम चलाते हैं, जुगाड़ चल गई तो ठीक है, ना चली तो कोई बात नहीं है। दूसरा देखिए, इस वक्त आप देखिए इर्द गिर्द लोगों के पास पैसा कितना है। आप चले जाए किसी मॉल के अंदर,
अब बाहर गाड़ियों के हालात देखें, पहले लोगों के पास 5 लाख 8 लाख की गाड़ी थी, आज 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। सही। तो आप कैसे दुनिया को बावर कराएंगे कि जनाब हम जो है बड़े गरीब मुल्क है और हम डूब रहे हैं। अवाम आपकी अमीर, अशराफिया आपकी अमीर, सिर्फ हुकूमत के पास जो मुफ्त का पैसा खाने के लिए आता है। आप कुछ अर्सा पहले आप कहते रहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, तो डिफॉल्ट तो ना हुआ, हम तो कहते हैं डिफॉल्ट हो जाए तो बेहतर है। तो किन की जो अफसरशाही है उनके मज़े ख़त्म होंगे, जो सरकारी मुलाजमीन है उनके मज़े ख़त्म होंगे आपके सिस्टम के। बाकी आप देख लें श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुए तो क्या क़यामत आ गई है। देखिए मेरे ख्याल में करप्शन और जो एक लिहाज से नेक्सस इस मुल्क के अंदर कार्य है, कोई आपको इस वक्त मुफ्त के कर्जे देने के लिए, अयाशियों के लिए तैयार नहीं है। अब आपने रियलिस्टिक अप्रोच पे जाना होगा, या तो वो आपके सॉवरेन गारंटीज लेके आपके तमाम एसेट्स खरीदेंगे, और यही मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरान करने जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, हम तो चाहेंगे कि भाई मुल्क के हालात मज़ीद बेहतर हों दिन। और मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।